भारत की संस्कृति को समझना जानते हैं कैसा है? ये एक विशाल, रंगीन और बेहद पेचीदा गलीचे को खोलने जैसा है, जिसका हर धागा एक अलग कहानी कहता है। एक त्योहार की, एक कला की या हजारों साल पुरानी किसी परंपरा की। तो आज हम इसी गलीचे के कुछ सबसे खूबसूरत धागों को जरा और करीब से देखने वाले हैं। अच्छा, इस सफर को और आसान और मजेदार बनाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम भारत के उत्सवों की ताल को महसूस करेंगे। फिर पत्थर और कला में छिपी सदियों पुरानी गूंज को सुनेंगे। उसके बाद शब्दों की उस ताकत को समझेंगे जिसने इस संस्कृति को गढ़ा है। और आखिर में देखेंगे कि ये विरासत आज भी कैसे सांस ले रही है, कैसे जिंदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की धड़कन से, इसके रंग बिरंगे त्योहार और उन शानदार कलाओं से जहां संस्कृति अपने सबसे जीवंत रूप में नजर आती है। भारत में तो समझिए कैलेंडर ही त्योहारों की ताल पर चलता है। यहाँ दियों की जगमगाहट वाली दिवाली है तो रंगों से सराबोर होली भी। दक्षिण में केरल के फसल उत्सव ओणम का उल्लास है तो पूर्व में कोलकाता की भव्य दुर्गा पूजा, जिसे तो यूनेस्को ने भी एक विश्व विरासत माना है। हर एक त्योहार, चाहे वो ईद हो या नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, भारत की अनेकता में एकता वाली भावना का जीता जागता सबूत है। और हाँ, ये उत्सव अक्सर नाच गाने के बिना अधूरे ही रहते हैं। भारत में 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं और हर एक अपने आप में एक चलती फिरती कहानी है। जैसे कि तमिलनाडु का भरतनाट्यम, इसकी हर मुद्रा ऐसी लगती है मानो मंदिरों की मूर्तियां जीवंत हो उठी हों। या फिर केरला का कथकली, जहां कलाकार अपने चेहरे को ही एक कैनवस बना लेते हैं और बिना एक शब्द बोले आंखों से ही पूरी कहानी कह जाते हैं। अब नृत्य की ही तरह भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी 2 बड़ी और अलग-अलग धाराएं हैं। उत्तर भारत का हिंदुस्तानी संगीत, जिस पर आपको फारसी और मुगल दरबारों का असर दिखेगा, और दूसरी तरफ है दक्षिण का कर्नाटक संगीत, जिसकी जड़ें पूरी तरह से मंदिरों और वैदिक परंपराओं से जुड़ी हैं। मतलब एक तरफ सितार और तबले की वो जानी पहचानी गूंज है तो दूसरी तरफ वीणा की गहरी और आध्यात्मिक धुनी। तो अब मंच की इस क्षणिक कला से आगे बढ़कर हम उस कला की ओर चलते हैं जो सदियों से पत्थर और कैनवास पर अपनी कहानी कहती आ रही है, यानी भारत के स्मारक और यहाँ की चित्रकला। भारतीय मंदिर वास्तुकला में आपको मोटे तौर पर 2 अलग-अलग स्टाइल दिखेंगे। उत्तर में है नागर शैली, जिसके मंदिरों का ऊपरी हिस्सा, जिसे शिखर कहते हैं, एक घुमाव के साथ आसमान की ओर उठता है। वहीं दक्षिण के द्रविड़ शैली की पहचान है उसके पिरामिड जैसे ऊंचे टावर, जिन्हें विमान कहते हैं। और हाँ, वो विशाल और कलात्मक प्रवेश द्वार यानी गोपुरम, जो दूर से ही आपका स्वागत करते नजर आते हैं। ये कहानियां सिर्फ पत्थरों में ही नहीं बल्कि रंगों में भी जिंदा है। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बनी हजारों साल पुरानी पेंटिंग से लेकर मुगल और राजपूत दरबारों में बने उन बारीक छोटे छोटे चित्रों तक। और ये कला सिर्फ महलों तक ही सीमित नहीं रही, ये तो लोगों के घरों तक पहुंची। बिहार की मधुबनी और महाराष्ट्र की वारली जैसी लोक कलाएं आज भी घरों की दीवारों पर रोजमर्रा की जिंदगी के गीत गाती हैं। तो इन सब स्मारकों और कला की वैश्विक अहमियत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 34। जी हाँ, 34। भारत में 34 ऐसी सांस्कृतिक जगहें हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। ये एक नंबर ही भारत की ऐतिहासिक विरासत के विशाल पैमाने को बताने के लिए काफी है। अब पत्थर और रंगों की दुनिया से निकलकर उस शक्ति की बात करते हैं जिसने इस संस्कृति को एक वैचारिक आधार दिया है, यानी शब्दों की शक्ति, जो हमें यहाँ के साहित्य और पुराने वृत्तांतों में मिलती है। भारतीय सोच की जड़ें हमें वैदिक साहित्य में मिलती हैं। इसे आप ज्ञान की सीढ़ियों की तरह समझ सकते हैं। पहली सीढ़ी है संहिता, जिसमें मूल मंत्र और भजन है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो उन मंत्रों और यज्ञों का मतलब समझाते हैं। उसके बाद आते हैं आरण्यक, जिनमें और गहरी दार्शनिक बातें हैं। और सबसे ऊपर है उपनिषद, जहां बात सिर्फ दर्शन, आत्मा और मोक्ष की होती है। और फिर आते हैं भारत के वो 2 महान महाकाव्य, जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। एक है महाभारत, दुनिया की सबसे लंबी कविता, जिसके अंदर भगवद गीता का महान दर्शन छिपा है। और दूसरी है रामायण, जिसे आदि काव्य यानी पहली कविता भी कहा जाता है। ये सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली मार्गदर्शिकाएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत की कहानी सिर्फ भारतीयों ने ही नहीं कही। सदियों से दुनिया भर के यात्री यहाँ आते रहे हैं और अपने अनुभव लिखते रहे हैं।
जैसे ईसा से भी पहले यूनान के मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की शान के बारे में लिखा। फिर सदियों बाद चीन के ह्वेनसांग ज्ञान की तलाश में नालंदा विश्वविद्यालय आए। मोरक्को के इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत की जिंदगी को करीब से देखा। इन सभी के लेख हमें इतिहास का एक अलग ही नजरिया दिखाते हैं। तो चलिए अब इतिहास के इन सब धागों को आज के समय से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन परंपराएं सिर्फ किताबों और संग्रहालयों में बंद नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी जीवंत विरासत हैं जो आज भी हमारे बीच सांस ले रही हैं। यूनेस्को सिर्फ पुरानी इमारतों को ही नहीं, बल्कि उन जिंदा परंपराओं को भी सम्मान देता है जो लोगों के दिलों में बसती हैं, जैसे कि योग, जो आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, या फिर कुंभ मेला, जहां करोड़ों लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं। कोलकाता की दुर्गा पूजा का वो सामुदायिक जोश और गुजरात का ऊर्जा से भरपूर गरबा, ये सब इस बात का सबूत हैं कि भारत की विरासत आज भी उतनी ही धड़कती हुई और जीवंत है। और हाँ, इन सभी जीवंत परंपराओं के पीछे है एक बहुत गहरी दार्शनिक सोच। भारत में चिंतन की कई धाराएं विकसित हुईं। कुछ वेदों को आधार मानती हैं, जैसे योग और वेदांत, तो कुछ ने अपना एक अलग स्वतंत्र रास्ता बनाया, जैसे बौद्ध और जैन धर्म। ये सभी दर्शन आज भी दुनिया भर में लोगों को जीवन का अर्थ खोजने में मदद कर रहे हैं। तो हमने इस सांस्कृतिक गलीचे के कई धागों को देखा: त्योहार, कला, वास्तुकला और दर्शन। ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि इतनी विविधता और हजारों सालों के इतिहास के बाद आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में किसी संस्कृति को टिके रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आखिर क्या चाहिए? शायद इसका जवाब भारत की इसी निरंतर चलती आ रही सांस्कृतिक यात्रा में ही कहीं छिपा है।